वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं 1813 का आज्ञा पत्र और लॉर्ड मैकाले का शिक्षा नीति। तो ये दोनों ही हम आज कंप्लीट करेंगे। ये टॉपिक से सुपर टेट में क्वेश्चंस ज़रूर बनते हैं। और फ्रेंड्स, आप सबको तो पता ही होगा कि भर्ती आना ही आना है, तो हम अभी से अपना तैयारी अच्छे से करें और पूरी लगन के साथ हमको तैयारी करने की ज़रूरत है। क्योंकि फ्रेंड्स, इस बार की कंपटीशन है ना जो बहुत टफ होने वाला है, क्योंकि भर्ती भी कम है और संख्या बहुत ज़्यादा है। तो उसके हिसाब से हमें एक एक टॉपिक को उसके बेसिक से लेकर के और जितने सारे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं उससे भी हमें ध्यान देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखते हैं कि 1813 का आज्ञा पत्र में क्या क्या है और फिर लॉर्ड मैकाले का नीति में क्या क्या था और क्या क्या उन्होंने किया, तो उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 1813 का आज्ञा पत्र। तो यहाँ पे पहले हम परिचय के बारे में बात जान लेते हैं कि चार्टर एक्ट जो 1813 था वो ब्रिटिश संसद ने पारित किया था। यह ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर का 20 वर्षों के लिए नवीनीकरण था। उसके बाद से फ्रेंड्स, इसमें यह भी है कि यह अधिनियम शिक्षा, व्यापार और धर्म प्रचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये पूछा जाएगा आपसे कि कौन सा चार्टर्ड एक्ट है जिसमें कि शिक्षा, व्यापार और धर्म की दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो वो है 1813 का चार्टर्ड एक्ट। अब आते हैं हम इसके जो कुछ मुख्य प्रावधान हैं इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इसमें प्रावधान था कि शिक्षा के लिए 1 लाख का प्रभाव था, मतलब कि जितना अगर हम एजुकेशन पे अगर खर्च करना है तो 1 लाख का प्रावधान था। और पहली बार सरकार ने भारत में शिक्षा के विकास के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए देने का प्रावधान किया था 1813 की चार्टर एक्ट में। और इसी कारण इसे भारत में आधुनिक शिक्षा की शुरुआत का आधार माना जाता है। अब आते हैं यहाँ दूसरा पॉइंट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार समाप्त, भारत के साथ कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था वो समाप्त कर भारत के साथ कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार भी समाप्त कर दिया गया 1813 के चार्टर्ड एक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ है कि लेकिन इसके साथ फिर क्या हुआ, भारत के साथ तो समाप्त कर दिया गया व्यापारिक एकाधिकार, लेकिन चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार बना रहा। मतलब कि जो 1813 का चार्टर एक्ट था वो भारत के साथ तो एकाधिकारिक समाप्त कर दिया गया व्यापार का, लेकिन चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार से कंपनी एकाधिकार बना रहा। अब आते हैं हम कि मिशनरियों को जो अनुमति थी, इसमें ईसाई मिशनरियों को भारत में आने और स्कूल खोलने तथा धर्म प्रचार करने की अनुमति मिली इसमें। अब है यहाँ पे चौथा पॉइंट है कि अंग्रेजी शिक्षा का मार्ग प्रशस्त था। जैसे कि यद्यपि अधिनियम में अंग्रेजी शिक्षा को अनिवार्य नहीं किया गया था, फिर भी इसने आगे चलकर अंग्रेजी शिक्षा के विस्तार का मार्ग खोला 1813 के चार्टर एक्ट में। अब आते हैं इस पे शिक्षा का प्रभाव क्या पड़ा था उस टाइम। तो ये शिक्षा का प्रभाव पड़ा था कि सरकार ने पहली बार शिक्षा की जिम्मेदारी स्वीकार की, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था की नींव पड़ी। अब यहाँ पे आते हैं कि आगे चलकर मैकाले का जो 1835 और वुड का डिस्पैच 1854 जैसी नीतियों का मार्ग प्रशस्त हुआ। 1813 के बाद यहाँ पे मैकाले का, अभी हम इसी वीडियो में बताएंगे फ्रेंड्स मैकाले के बारे में। तो ये 1835 का और वुड डिस्पैच जो 1854 में आया था, वैसे नीतियों का मार्ग प्रशस्त हुआ, मतलब उनकी रास्ता खुली। अब आते हैं यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्य की बात कर लेते हैं यहाँ पे कि अधिनियम चार्टर एक्ट 1813। अब पूछेगा कि किसने पारित किया, तो ब्रिटिश संसद ने पारित किया 1813 का चार्टर एक्ट। अब इसमें ये क्वेश्चन आपसे सवाल बन सकता है कि शिक्षा के लिए चार्टर एक्ट 1813 में शिक्षा पर कितने, 1 साल में कितने लाख रुपए खर्च करने की प्रावधान था, तो 1 लाख प्रति वर्ष मिशनरियों को अनुमानित था खर्च करने का शिक्षा पर। अब यहाँ पर है कि व्यापारिक एकाधिकार, भारत में समाप्त था एकाधिकार व्यापार का, लेकिन चीन के साथ चाय का व्यापार बना रहा। अब आते हैं यहाँ पे कि भारत में शिक्षा के लिए पहली बार
ये पूछा जाएगा कि भारत में शिक्षा के लिए पहली बार 1 लाख का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? तो चार्टर एक्ट 1813। चार्टर्ड एक्ट जो 1813 हो किसने पारित किया? तो ब्रिटिश संसद के माध्यम से पारित हुआ था। और यह चार्टर्ड एक्ट 1813 द्वारा किसे भारत में धर्म प्रचार की अनुमति मिली? तो ईसाई मिशनरियों को 1813 के द्वारा भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति मिली। यहाँ पर है फ्रेंड्स कि चार्टर्ड एक्ट 1813 ने किस क्षेत्र में आधुनिक शिक्षा की नींव रखी? तो चार्टर्ड एक्ट 1813 में सबसे पहले आधुनिक शिक्षा की नींव रखी भारत में। यहाँ है कि चार्टर एक्ट 1813 में शिक्षा के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई थी? तो 1 लाख रुपया निर्धारित की गई थी। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये 1813 का चार्टर्ड एक्ट आपको समझ में आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा नीति थी इसके बारे में पूरे डिटेल में जानेंगे। यहाँ से फ्रेंड्स 1 नंबर तो श्योर है, आएगा ही आएगा। 1 नंबर समझ लीजिए। और इस बार एग्जाम में 1 नंबर आधे आधे पॉइंट का भी हिसाब होने वाला है और होता ही है, और जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमें कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, हर एक टॉपिक पे बहुत क्लियर से एक नज़र तो ज़रूर डालना है। तो चलिए हम लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति के बारे में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे है कि लॉर्ड थॉमस, यहाँ पे हम पढ़ेंगे इसका कि लॉर्ड थॉमस बैगिंगटन मैकाले ने 2 फरवरी 1835 को अपना प्रसिद्ध मैकाले का मिनट, बोलते हैं इसके मैकाले मिनट्स, प्रस्तुत किया। इसी के आधार पर 7 मार्च 1835 को लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने अंग्रेजी शिक्षा नीति लागू की। उस समय की स्थिति क्या थी? तो उस समय स्थिति में ये था कि जो 1813 के जो चार्टर एक्ट अभी जो हम आपको ऊपर बताए हैं उसके अनुसार शिक्षा के लिए 1 लाख प्रति वर्ष निर्धारित किए गए थे रुपए। लेकिन विवाद यह था कि यह धन किस प्रकार की शिक्षा पर खर्च की जाए, विवाद ये था। तो उसके लिए 2 विचारधाराएं थी उस टाइम पे। एक प्राच्यवादी था, एक जो कि संस्कृत, अरबी, फारसी भाषाओं का समर्थन करते थे, जो प्राच्यवादी थे, और दूसरे थे पाश्चात्यवादी। तो पहले हम प्राच्यवादी के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पर है जो प्राच्यवादी थे वो संस्कृत, अरबी और फारसी भाषाओं का समर्थन करते थे। भारतीय संस्कृति और पारंपरिक शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते थे प्राच्यवादी। और पाश्चात्यवादी क्या थे? यहाँ पर जो पाश्चात्यवादी थे वो अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी विज्ञान का समर्थन करते थे। लॉर्ड मैकाले इसी विचारधारा के प्रमुख समर्थक थे। तो ये पूछा जाएगा कि लॉर्ड मैकाले किस प्रमुख विचारधारा के थे? तो पाश्चात्यवादी विचारधारा के थे। इसमें मैकाले के मिनट जो कि 2 फरवरी 1835 के मुख्य इनके उद्देश्य के बारे में पढ़ लेते हैं कि मैकाले का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो पहला उद्देश्य इनका था अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देना। तो इन्होंने मैकाले ने कहा कि सरकारी शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? अंग्रेजी होना चाहिए। भारत में सरकारी शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? अंग्रेजी होना चाहिए, ये मैकाले ने कहा। अब ये उनका मानना था कि अंग्रेजी भाषा के माध्यम से आधुनिक विज्ञान, तकनीक और साहित्य अधिक प्रभावी ढंग से पढ़ाया जा सकता है, ये मैकाले का मानना था। पश्चिमी ज्ञान का प्रचार, क्योंकि वो इसलिए अपने प्रचार करते थे वहाँ के, क्योंकि वो वहीं के थे। तो यूरोप के जो विज्ञान, दर्शन, इतिहास और साहित्य को भारतीयों तक पहुँचाना और भारतीयों को आधुनिक ज्ञान से जोड़ना, ये मैकाले का सुझाव था। भारतीय भाषाओं की उपेक्षा, जैसे कि यहाँ पे मैकाले ने जो प्राच्यवादी था उसमें संस्कृत, अरबी और फारसी शिक्षा पे महत्व ज़्यादा दिया जाता था, लेकिन ये पाश्चात्यवादी थे मैकाले ने, इसलिए इन्होंने क्या किया, इसको कम महत्व देने लगे और उन्होंने सरकारी धन का उपयोग अंग्रेजी शिक्षा पर करने की सिफारिश की। तो सरकारी कर्मचारी कैसे इनको तैयार करना था? तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि अंग्रेजी जानने वाले भारतीयों को सरकारी नौकरी के लिए तैयार करना था। तो कहने का मतलब यह है, इसलिए ये अंग्रेजी में शिक्षा देते थे कि यहाँ पर जो भारतीय अंग्रेजी जानेंगे उनको ही नौकरी मिलेगी और उनको नौकरी के लिए प्रिपेयर किया करते थे वो। तो यहाँ पर जो प्रशासन में ऐसे लोगों की आवश्यकता थी जो अंग्रेजी शासन के साथ काम कर सकें, उन लोगों को वो सेलेक्ट करके अपने साथ काम करवाते थे या किसी पद या पोस्ट पर उनको भेजते थे जो वो अंग्रेजी माध्यम से पढ़े रहते थे, जिनको अंग्रेजी आता था। अब यहाँ पर है
डाउनवार्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, जिसे हम कहते हैं अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत या हम कहते हैं छनाई का सिद्धांत। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। इनका ये पूछता है कि लॉर्ड मैकाले का कौन सा सिद्धांत था, तो अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत या हम कहें तो छनाई का सिद्धांत। आइए बारे में इसके जानते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। तो यह मैकाले की सबसे प्रसिद्ध शिक्षा नीति थी। इसका अर्थ क्या हुआ छनाई सिद्धांत का? इसका अर्थ हुआ कि पहले समाज के उच्च और संपन्न वर्ग को अंग्रेजी शिक्षा दी जाए। बात तो कर रहे थे कि अंग्रेजी शिक्षा दी जाएगी, लेकिन कैसे दी जाएगी और पहले किसको शिक्षा दी जाएगी अंग्रेजी, ये भी बात उन्होंने कहा। तो पहले किसको दी जाएगी, तो समाज के उच्च संपन्न वर्गों को अंग्रेजी शिक्षा दी जाएगी। फिर वही शिक्षा लोग आगे चलकर समाज के अन्य वर्गों तक ज्ञान पहुंचाएंगे। जिनको पहले जो उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षा दी जाएगी, वही लोग समाज में आगे चलकर अन्य वर्गों तक ज्ञान पहुंचाएंगे। जैसे उनकी क्रम क्या थी, कैसे कैसे, तो पहले सरकार क्या करेगा, उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षा देगा, फिर उच्च वर्ग वाले, मध्यम वर्ग, फिर सामान्य जनता के पास अंग्रेजी शिक्षा पहुंचेगी। इसीलिए इसे निस्यंदन का सिद्धांत भी कहते हैं और छनाई का सिद्धांत भी कहते हैं। छनाई का सिद्धांत, निस्यंदन का सिद्धांत इसलिए कहते हैं कि सबसे पहले उच्च वर्ग, फिर मध्यम वर्ग, फिर नीचे आते सामान्य जनता को वो शिक्षा मिलेगी। आई होप कि आपको लॉर्ड मैकाले का ये नीति समझ में आया होगा, लेकिन हम इसके बारे में अभी और आपको बता दें डिटेल में, ताकि आप अच्छे से और समझ में आ जाए आपको। तो मैकाले की जो शिक्षा नीति की हम विशेषताओं के बारे में जाने कि इनकी विशेषता क्या थी। तो सबसे पहले यहाँ पर था कि अंग्रेजी माध्यम पर ये ज़्यादा जोर देते थे, क्योंकि ये पश्चिमी शिक्षा को प्राथमिकता देते थे। भारतीय भाषाओं की ये क्या करते थे, उपेक्षा करते थे। आधुनिक विज्ञान और तर्क पर आधारित शिक्षा देते थे और सरकारी नौकरियों के लिए शिक्षित वर्ग तैयार करना, आपको हम ऊपर बताए हैं कि पहले क्या करते थे कि जो संपन्न वर्ग के जो बड़े होते थे लोग, उनको पहले शिक्षा दी जाती थी, ताकि उनको तैयार किया जाता था। कौन सी शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा दी जाती थी। सीमित लोगों को पहले शिक्षा देना, डाउनवार्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, छनाई का सिद्धांत, निस्यंदन सिद्धांत जिसको हम कहते हैं, वो सीमित लोगों को पहले शिक्षा दी जाएगी। मतलब कि पहले संपन्न लोगों को, फिर मध्यम, फिर नीचे। तो मैकाले की शिक्षा नीति का लाभ क्या था, तो लाभ ये था कि भारत में आधुनिक शिक्षा की शुरुआत हुई, अंग्रेजी भाषा का विकास हुआ, आधुनिक विज्ञान और तकनीक ज्ञान का प्रसार हुआ और नए विद्यालय और कॉलेज स्थापित हुए। प्रशासन के लिए शिक्षित कर्मचारी तैयार हुए। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना और सामाजिक सुधार आंदोलनों को भी अप्रत्यक्ष रूप से बल मिला। जैसे कि मैकाले की शिक्षा नीति की जो कमियां थी, वो भारतीय भाषाओं की उपेक्षा हुई थी। वहाँ उपेक्षा करते थे और संस्कृत, अरबी और फारसी शिक्षा को नुकसान पहुँचाया। शिक्षा का लाभ प्रारंभ के केवल उच्च वर्ग तक सीमित रहा। भारतीय संस्कृति और पारंपरिक ज्ञान को कम महत्व मिला। प्राथमिक शिक्षा की अपेक्षा उच्च शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया गया। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग की जो भूमिका थी वो यहाँ पर आती है कि लॉर्ड मैकाले ने इनको क्या किया कि 7 मार्च 1835 को लॉर्ड विलियम बेंटिंग को मैकाले को सुझावों की स्वीकार किया और इसके बाद अंग्रेजी शिक्षा भारत की सरकारी नीति बन गई। कब? 7 मार्च 1835 को। इसीलिए हम 1835 को जो है मैकाले का मिनट कहते हैं। अब ये सुपरटेट में कुछ महत्वपूर्ण है, ये हम जान लेते हैं। पहला है मैकाले का मिनट, तो 2 फरवरी 1835 को लागू हुआ। शिक्षा नीति लागू की गई कब? 7 मार्च 1835 को। लागू करने वाले लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और शिक्षा का माध्यम क्या था? अंग्रेजी था। और इनके सिद्धांत क्या था? डाउनवार्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, निस्यंदन का सिद्धांत, जिसे हम छनाई का सिद्धांत कहते हैं। और ये भारत में इनका आगमन कब हुआ? 1834 में। और इन्होंने 1835 में क्या किया? लॉर्ड मैकाले अपना शिक्षा नीति पेश किया। अब बातें हैं कि प्रथम जो विधि सदस्य थे, ये जो है यही बन के भारत में आए थे 1834 में। इनका भारत में कौन सा पद था लॉर्ड मैकाले का? तो प्रथम विधि सदस्य बन के आए थे।
अब आते हैं यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, वन लाइनर। मैकाले का मिनट कब प्रस्तुत किया गया? 2 फरवरी 1835 को। अंग्रेजी शिक्षा नीति कब लागू हुई? 7 मार्च 1835 को। मैकाले किस पद पर भारत आए थे? तो प्रथम विधि सदस्य के पद पर भारत आए थे। मैकाले किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं? डाउनवार्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, अधोमुखी या निस्यंदन सिद्धांत इसके लिए जो है प्रसिद्ध हैं। मैकाले के सुझाव किसने लागू किए? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने लागू किया 1835 का। मैकाले किस विचारधारा के समर्थक थे? तो पाश्चात्यवादी विचारधारा के समर्थक थे। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपको जो भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हमें बताइएगा, हम आपके साथ ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, आप अच्छे से अपना केयर रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।